मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा एवं काल विभाजन के अंतर्गत 3 भाग का हम वीडियो बना चुके हैं, देख चुके हैं। हमने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन था उसमें हम रीत काल तक बताए थे कि रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन था रीत काल तक उसमें ख़त्म हुआ था। और ये भी हम बताए थे कि उसमें जो काल विभाजन के 2 ही कारण था, प्रधान प्रवृत्तियां और ग्रंथों की प्रसिद्धि। आज हम रामचंद्र शुक्ल का जो आधुनिक काल का विभाजन किए हैं, जो रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे। काल विभाजन, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का हम लोग काल विभाजन पढ़ रहे थे और ये हम उसमें बता चुके हैं कि काल विभाजन का इनका 2 ही आधार है, प्रधान प्रवृत्ति एक ये था और दूसरा था ग्रंथों की प्रसिद्धि। यही लेकर ये 2 आधार लेकर इन्होंने काल विभाजन किया था। और इससे पहले हमने बताया था कि आदिकाल और आदिकाल का ही वो वीरगाथा काल कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमने बताया था भक्ति काल का विभाजन करके वह निर्गुण सगुण, निर्गुण में भी 2 भाग करते हैं, ज्ञानाशयी प्रेमाशयी। सगुण में भी 2 भाग करते हैं, रामाशयी कृष्णाशयी। और इसके बाद बताए थे हम रीत काल का भी वो 3 विभाजन किए हैं, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। आज हम चौथा जो बताने जा रहे हैं आधुनिक काल। मित्रों हम बता दें कि जो आधुनिक काल का इनका विभाजन था, रामचंद्र शुक्ल का जो आधुनिक काल का विभाजन था, तो आधुनिक काल के विभाजन में इन्होंने 1900 से 1984, यह ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत में बात करते हैं, 1900 से 1984, ठीक है, 1984 विक्रम संवत तक ये मानते हैं। आधुनिक काल का इन्होंने क्या किया है कि आधुनिक काल का इन्होंने 2 विभाजन किया है, ध्यान रखिएगा, 2 विभाजन किया है। एक का नाम गदखंड रखा है, गदखंड, और दूसरे का नाम काव्यखंड रखा है, काव्यखंड। एक का नाम गदखंड। देखिए आधुनिक काल का समय कब तक मानते हैं? 1900 से लेकर 1984, ये विक्रम संवत है, ध्यान रखिएगा, सन में नहीं है। आधुनिक काल का किसने विभाजन करते हैं? तो आधुनिक काल का विभाजन करते हैं एक गदखंड और एक काव्यखंड। और काव्यखंड में भी ये 2 विभाजन कर देते हैं, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि गदखंड में भी और पदखंड में भी 3 उत्थान मानते हैं। और तीनों, ये गदखंड और काव्यखंड का 3 इन्होंने उत्थान माना है। और ये क्या कहते हैं कि प्रथम उत्थान के अंतर्गत दोनों की बात कर रहे हैं। प्रथम उत्थान, उसके बाद करते हैं द्वितीय उत्थान, ये विभाजन है। उसके बाद है तृतीय उत्थान। मित्रों याद रखिएगा कि ये प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान में विभाजन करते हैं गदखंड और काव्यखंड दोनों का।
अलग अलग विभाजन करते हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। इसमें भी 3 उत्थान किए हैं, इसमें भी 3 उत्थान किए हैं, लेकिन समय एक ही मानते हैं। प्रथम उत्थान का समय मानते हैं 1925 से लेकर 1950 विक्रम संवत, याद रखिएगा विक्रम संवत, ठीक है। 1925 से लेकर 1950 तक विक्रम संवत मानते हैं। द्वितीय उत्थान का मानते हैं कि 1950 से लेकर 1975 विक्रम संवत। उसके बाद तृतीय उत्थान में मानते हैं 1975 से लेकर अब तक विक्रम संवत। यह इनका आधुनिक काल का यह जो है कि गद्य खंड और काव्य खंड के अंतर्गत जो विभाजन किए हैं उनका यह विभाजन है। और विभाजन के बाद आधुनिक काल का ये प्रधान प्रवृत्तियाँ बताते हैं। और चूंकि अब 1929 में लिखा गया था, 1940 में आया था, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे पहले के जितने भी लेखक कवि हैं उनका नाम तो आया है, लेकिन बाद के कवियों का नहीं आया है, वो स्वाभाविक था। अब इनके ग्रंथ के संदर्भ में जो इनके परम शिष्य थे, जिनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसके संदर्भ में? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कथन है? क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शुक्ल जी, कौन शुक्ल जी? बोले तो रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी परंपरावादी साहित्य इतिहास लेखक हैं। परंपरावादी, ठीक है, साहित्य इतिहास लेखक हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं कि परंपरा के इतने विराट परिदृश्य में, परंपरा के इतने विराट परिदृश्य में परंपरा के इतने विराट परिदृश्य में हिंदी साहित्य को रखकर देखने का पहला प्रयास था, या पहला प्रयत्न था, या प्रयत्न है, दोनों कह सकते हैं। तो मित्रों थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो रामचंद्र शुक्ल पहले ही रामचंद्र शुक्ल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहले ही क्या कहा है कि ये परंपरावादी है, आधुनिक लेखक नहीं है, परंपरावादी लेखक हैं, साहित्यिक इतिहास लेखक हैं। इन्होंने परंपरा को ध्यान रखते हुए अपना साहित्य का इतिहास लेखन किया है, निष्पक्ष नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात फिर इनका पक्ष लेते हुए कहते हैं कि परंपरा के इतने विराट परिदृश्य में, यानी उस समय परंपरा इतना जोरों शोरों पे थी, आप लोग अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि परंपरा के इतने विराट परिदृश्य में हिंदी साहित्य को रखकर देखने का यह पहला प्रयत्न है। और यह मानना ही पड़ेगा कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इनसे पहले जो भी इतिहास लिखे थे, अब तक सबसे सुव्यवस्थित, सबसे तार्किक और सबसे उचित ढंग से लिखा गया यह इनका साहित्य लेखन इतिहास था। और इस संदर्भ में इस प्रथम विद्वान के बाद एक दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर जैनेंद्र। जैनेंद्र कहते हैं जैनेंद्र का क्या कथन है? जैनेंद्र इनके बारे में कहते हैं, किसके? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के लेखन के बारे में जैनेंद्र का कथन है कि इतिहास से इन्होंने जुटाया नहीं है, इतिहास से इन्होंने जुटाया है,
जुटाया है, कामा जगाया नहीं है, जगाया नहीं है। कहने का मतलब मित्रों ये जब कहते हैं कि इतिहास से इन्होंने जुटाया है, जुटाना का मतलब कि मैटर तो आपको दे रहे हैं, सामग्री तो दे रहे हैं, लेकिन यह जैसे जगाने का जो प्रयास करना चाहिए, तार्किक प्रयास करना चाहिए, यह कर नहीं पाते हैं। और यह अपने केंद्र बिंदु में तुलसीदास को रखते हैं, और तुलसीदास के जितने भी खेमा में लोग आते हैं, उनकी विचारधारा में जितने लोग आते हैं, उनको तो यह आश्रय देते हैं। लेकिन जो भी ब्राह्मण धर्म का विरोध करते हुए नजर आता है या अवांडर का विरोध करते हुए नजर आता है, जैसे मित्रों जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, जो हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो हिंदी साहित्य के उत्थान में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला साहित्य था, उस साहित्य को इन्होंने धार्मिक साहित्य कह के, सीधे सांप्रदायिक साहित्य कह के साहित्य के खेमे से बाहर निकाल देते हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो रामचंद्र शुक्ल में जो भी कमियां हो, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि हिंदी साहित्य लेखन के इतिहास के दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आया था और 40 में परिवर्तित होकर आया था, वो निश्चित ही सबसे सुपीरियर और सबसे अच्छा उसका स्थान है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद जिस लेखक की हम लोग चर्चा करेंगे, इन्हीं के खेमे के वो भी लेखक हैं, बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं वो भी, लेकिन उनका इतिहास ग्रंथ अधूरा है। अब जानते हैं कि कौन ऐसे लेखक हैं। ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इनका ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में आया था मित्रों, 1938 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। राम कुमार वर्मा नाम है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। और इनका ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब आया था मित्रों? 1938 में आया था। अब इसमें जो इन्होंने पहली बात कि सबसे पहली बात ये है कि पहला पॉइंट क्या है कि ये अधूरा ग्रंथ है, याद रखिएगा, अधूरा ग्रंथ है, ठीक है। अधूरा ग्रंथ इसलिए अभी बताएंगे अधूरा ग्रंथ क्यों है। पहली पॉइंट ये है कि अधूरा ग्रंथ है, और इसमें जो कवि है वह कवि है क्या करता है कि भक्ति काल तक विवरण दे पाता है, आगे का विवरण नहीं दे पाता है। और इसका काल विभाजन वह किस तरह करता है? वह 5 खंडों में इसका काल विभाजन किया है। पहला इसने क्या किया है कि संवत, ध्यान रखिएगा कि ये जो संधि काल है, संधि काल, पहला इसने कह दिया है कि संधि काल है। संधि काल का समय कितना मानता है मित्रों? 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत। अब आप लोगों को मित्रों याद होगा कि हम क्या कहे थे कि 57 घटा देने से सन में बदल जाएगा। अगर सन की बात करें तो कितना सन हो जाएगा इसका? यानी 600 जो है कि 693, ठीक है, 693 से ही हिंदी साहित्य के इतिहास की उत्पत्ति मान लेते हैं। सबसे बड़ी कमी इनकी यही है कि 693 में क्या करते हैं बताइए। जब 693 में ये हिंदी साहित्य का उद्भव मान लेते हैं, और जो 693 में आप लोग समझ ही रहे होंगे कि उस समय किस भाषा का अधिक जोर था। दूसरा इनका जो विभाजन इन्होंने किया, संधि काल के बाद इन्होंने चारण काल कहा।
चारण काल। अब चारण काल को इन्होंने क्या किया कि 1000, ठीक है, 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत, ठीक है। अब जिसको लोगों ने आदिकाल और संधिकाल का नाम दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या किया कि दो भाग बांट दिया। ये आदिकाल को संधिकाल भी कहते हैं और चारण काल भी कहते हैं। दो इनका आ गया कि भाई संधिकाल का भी लक्षण दिखा देते हैं, चारण काल भी लक्षण दिखा देते हैं। और तीसरा इनका जो विभाजन था भक्ति काल, क्या था? भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल को इन्होंने रामचंद्र शुक्ल की तरह जो है कि उन्हीं के खेमा को लेकर मानते हैं कि 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत, ठीक है। कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि रामचंद्र का शुक्ल का ही सीधा सीधा ये नकल कर लेते हैं। फिर उसके बाद चौथा विभाजन मानते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा है? वही 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, ठीक है। और उसके बाद जो पांचवा विभाजन करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में क्या करते हैं कि 1900 से लेकर अब तक यह जो है कि क्या बोलते हैं, मानते हैं। तो आप लोग मित्रों देखते होंगे कि नया चीज़ क्या किए हैं कि आदिकाल को इन्होंने जो है कि क्या बोलते हैं संधिकाल का नाम दे दिया, चारण काल का नाम दे दिया, और ये तीनों भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल जैसे जैसे रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है वैसे वैसे भी विभाजन कर देते हैं। यानी मित्रों कोई भी ये क्या बोलते हैं इसमें जैसे सीधे सीधे इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का ही नकल कर दिया। अब इनको आप देख ही चुके होंगे कि आदिकाल को ये संधिकाल कहते हैं, चारण काल कहते हैं, यानी आदिकाल का ये दो नाम रख देते हैं। अब इनकी सबसे बड़ा अनभिज्ञता कह सकते हैं या भाव विभोर कह सकते हैं, चूंकि ये कवि हृदय के भी व्यक्ति थे। तो इनका जो है कि जब संधिकाल मान लेते हैं तो ये सबसे गलती क्या करते हैं, इनका सबसे बड़ा गलती ये है कि ये क्या करते हैं कि हिंदी का जो प्रथम कवि है, किसका? हिंदी का प्रथम कवि, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि। अब सोच लीजिए कि स्वयंभू को मान लेते हैं। किसको? स्वयंभू। हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि ये स्वयंभू को मान लेते हैं। अब बताइए स्वयंभू हिंदी का पहला कवि कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए इनका सबसे बड़ा त्रुटि क्या है रामचंद्र शुक्ल का कि राम कुमार वर्मा का, कि राम कुमार वर्मा क्या करते हैं, हिंदी का प्रथम कवि किसको मान लेते हैं? स्वयंभू का मान लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ा मिस्टेक या कमी कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी। और यह दो भाग में प्रकाशित करते हैं, लेकिन दो भाग में प्रकाशित करके, ठीक है, यह इनका पहला भाग तो आता है जो भक्ति काल तक, यानी इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, भक्ति काल तक तो उसमें मैटर मिलता है। उसके बाद रीतकाल, आधुनिक काल का मैटर इसलिए नहीं मिल पाया कि वह दूसरा जो है कि खंड क्या उन्होंने विभाजन किया ही नहीं। और क्या किए कि जब दूसरा का विभाजन नहीं किए, इसके वजह से कई तरह की इनके में कमियां आ गई। और यह कह सकते हैं कि दो बातें इनके संदर्भ में याद रख सकते हैं कि संधिकाल और चारण काल कहने वाले राम कुमार वर्मा हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो है कि क्या बोलते हैं, हिंदी का स्वयंभू को प्रथम कवि मानने वाले ये राम कुमार वर्मा हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में इनका आया था। इतनी जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए। तो इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन किस तरह रहा। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बनाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। देखते रहिए, हमारे साथ बढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।